अस्सलामु अलैकुम। एशिया बिजनेस वीक के साथ मैं हूं रिजा खुर्शीद। पेश खिदमत है हफ्ते भर की तिजारती और इक्तिसादी खबरों का मंजरनामा। सबसे पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 11 साल के बाद बैंकारी का निज़ाम बहाल। भारत में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का दो तरफा इलाकाई तिजारती एजेंडे पर जोर। चीन के सिक्योरिटी रेगुलेटर्स ने कंपनियों को कम डिविडेंड अदायगी पर खबरदार किया। सी पैक के तहत सरमायाकारी के हजम में मजीद $7 अरब का इजाफा। उज़्बेकिस्तान का मईशत के फरोग के लिए किसानों को मुर्गियाँ और लीमू के दरख्त फराहम करने का मंसूबा। भारत ने बांग्लादेश के लिए $4.5 बिलियन क्रेडिट लाइन का ऐलान कर दिया। आइंदा माली साल का बजट 26 मई को पेश किया जाएगा। इसहाक डार। अरब मार्केट के लिए उर्दन की जानिब से वीडियो गेम मुतारिफ। मुल्तान में 3 रोज़ा ब्लू फेयर नुमाइश का इनेकाद। और अब खबरों की तफसील। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 11 साल के बाद बैंकारी का निज़ाम बहाल हो गया और दोनों मुल्कों के मरकजी बैंकों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। इस्लामी जमहूरिया ईरान के मरकजी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर जनाब रियाजुद्दीन रियाज और बैंक मरकजी जमहूरी इस्लाम ईरान के वाइस गवर्नर जनाब गुलाम अली कामयाब ने अपने अपने मरकजी बैंकों की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और ईरान के मरकजी बैंकों के दरमियान मुआहिदा बैंकारी और अदायगी के इंतजामात के हवाले से किया गया है। स्टेट बैंक के मुताबिक इस मुआहिदे का मकसद बाहिमी तिजारत के लिए इंतजाम का तरीका फराहम करना है। ये तरीका बैनुल-अक़वामी कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक LC के जरिए होने वाली तिजारत की अदायगियों में इस्तेमाल होगा। इस मुआहिदे के तहत बैंक तिजारती लेन देन के लिए मजाज बैंकों को काम करने की दावत देंगे। इस हवाले से तरीक़ाकार की तफसील स्टेट बैंक जारी करेगा, जबकि स्टेट बैंक को उम्मीद है कि इस मुआहिदे से दोनों ममालिक के तिजारती रवाबित को मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। ख्याल रहे कि इस मुआहिदे पर ऐसे वक्त में दस्तखत किए गए हैं जब पाक ईरान मुश्तरका इक़्तिसादी कमीशन का 20वां इजलास अनकरीब तेहरान में मुनक्किद होगा। काबिल ज़िक्र है कि ईरान के खिलाफ मगरिब की ज़ालमाना पाबंदियों की वजह से सन 2009 में मिल्लत बैंक की सियोल ब्रांच की सरगर्मियाँ मुअत्तल हो गई थीं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दो तरफा तिजारती मुआहिदे पर तातुल के शिकार मुज़ाकरात को बहाल करने पर इत्तेफाक किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने यह वाज़ेह कर दिया कि फ़िलहाल वसी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप उनकी तरजीह है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने नई दिल्ली में ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के दौरे के दौरान दो तरफा तिजारती मुआहिदे पर तातुल के शिकार मुज़ाकरात को बहाल करने पर इत्तेफाक किया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म मैल्कॉम टर्नबुल ने तस्लीम किया कि इब्तिदाई पेशरफ्त के इम्कानात कम थे। ताहम टर्नबुल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया से ज़राई बरामदात के लिए भारत की मार्केट तक रसाई और ऑस्ट्रेलिया में बासलाहियत भारतीय मुलाजमीन के लिए मौक़ों पर खदशात के दौरान वो एशिया पैसिफिक फोरम को तरजीह दे रहे थे, जिसमें चीन शामिल है। भारतीय हम मनसब नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलियाई रहनुमा ने कहा कि दोनों अतराफ ने मुजवज़ा दो तरफा कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक कॉरपोरेशन एग्रीमेंट पर ताज़ा पेशरफ्त पर इत्तेफाक किया है। We had a very good discussion about the CECA, the Comprehensive Economic Cooperation Agreement between India and Australia. And I think it's fair to say that we feel that progress has not been as fast as either of us would like it to be. And so, as you said, we have we will ask our chief negotiators to schedule an early meeting to get the process moving. We'll ask them to tabulate the areas of ambition where each side is seeking access, so that we can see where and to what extent the parties, the negotiators, are apart, and they will report back to us. टर्नबुल के हमरा बरतानवी वज़ीर आज़म समेत दीगर गैर मुल्की रहनुमा थे, जिन्होंने मोदी को तिजारत पर सख्त मुज़ाकरात कार पाया है। इस मौके पर नरेंद्र मोदी का कहना था, Our cooperation in the areas of defense and security has reached new heights. Our maritime exercise and exchanges have been productive. Our bilateral mechanisms on counter-terrorism and transnational crimes are functioning well. I am particularly pleased that we have been able to conclude an MOU on security cooperation during this visit. अगरचा दोनों ममालिक ने मुज़ाकरात के ताज़ा मरहले पर इत्तेफाक किया है। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने ये वाज़ेह कर दिया कि उनकी तरजीह अब वसी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकनॉमिक पार्टनरशिप है। चीन के टॉप सिक्योरिटी रेगुलेटर्स ने तमाम कंपनियों को शेयर होल्डर्स को डिविडेंड की कम अदायगी पर खबरदार किया है।
چین کے ٹاپ ریگولیٹرز کی جانب سے اسٹاک ایکسچینج کی تمام لسٹڈ کمپنیز کو اپنے شیئر ہولڈرز کو ڈیویڈنڈ کے کم اجرا پر خبردار کرتے ہوئے متنبع کیا ہے کہ وہ کمپنیاں جو اپنے سرمایہ کاروں کو منافع میں سے کم کیش ڈیویڈنڈ دیتی ہیں سخت نتائج اور سزا کے لیے تیار ہو جائیں۔ چائنا سیکیورٹی ریگولیٹر کمیشن کے سربراہ لی شی یو نے کہا کہ جو کمپنیاں بغیر کسی جائز وجوہات کے اپنے منافع میں سے انویسٹرز اور شیئر ہولڈر کو کم کیش ڈیویڈنڈ ادا کرتی ہیں ان کے خلاف سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرمایہ کاروں کے حقوق اور مفادات کے تحفظ کے لیے سیکیورٹی ریگولیٹرز کمیشن سرگرم ہے۔ ایس سی آر سی کے عہدیداران چین کی اسٹاک مارکیٹ کی اکثریت پر مبنی ہیں۔ ونڈ انفو کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے شنگھائی اور شینزن کی کل 39 کمپنیوں نے 2016 کے بعد سے اپنے شیئر ہولڈرز کو کسی قسم کا کوئی ڈیویڈنڈ ادا نہیں کیا۔ پنگ اینڈ سیکیورٹیز کے چیف انویسٹمنٹ ایڈوائزر نے کہا کہ در حقیقت لسٹڈ کمپنیاں شیئر ہولڈرز کو منافع دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کی وجہ ماضی میں اس طرح کے واقعات پہ ریگولیٹرز کی جانب سے کوئی ایکشن نہیں لیا جانا ہے، لہٰذا لسٹڈ کمپنیوں کو ایسا کرنے میں پذیرائی حاصل ہوئی ہے، اس حوالے سے ان کا کہنا تھا۔ 上市公司本身也不太愿意拿出现金分给投资者，所以再加上管理层原来的态度上相对来说没有一个相关的制度来一个制约它，所以导致它这个动力不是很足。 نقد منافع کی ادائیگی کے بجائے زیادہ منافع کمانے والی کمپنیوں نے اپنے شیئرز ہولڈرز کو منافع کے طور پر شیئر دینے کا فیصلہ کیا۔ 那么对于已经进入一个成熟发展阶段的上市公司，那么手上如果是拥有大量的现金，我们应该是积极的，应该支持或者建议他进行一个分红。那么上市公司它能否分红，其实也 چین میں کل 3100 لسٹڈ کمپنیاں ہیں جن کی کل مارکیٹ ویلیو 50 ٹریلین یوان سے تجاوز کرتی ہے جو کہ 7.25 ٹریلین امریکی ڈالرز کے برابر ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے تحت سرمایہ کاری کے حجم میں مزید 7 ارب ڈالر کا اضافہ ہو گیا۔ اس حوالے سے گورنر سندھ محمد زبیر کا کہنا ہے کہ نئے انڈسٹریل زونز کے قیام اور دیگر منصوبوں کے لیے مزید سرمایہ کاری کی جائے گی۔ پاک چین اقتصادی راہداری اب 55 ارب ڈالر کا منصوبہ نہیں رہا۔ سی پیک منصوبے میں سرمایہ کاری کا حجم 62 ارب ڈالر ہو گیا۔ کراچی سرکولر ریلوے کے حوالے سے چین سے مذاکرات جاری ہیں۔ سی پیک منصوبے کی کامیابی کا دار و مدار انفراسٹرکچر پر ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے بھی ترقیاتی منصوبوں اور خاص طور پر سڑکوں کو اہم قرار دیا ہے۔ متعدد دیگر ممالک بھی سی پیک منصوبے کا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں۔ گورنر سندھ محمد زبیر نے کہا کہ سی پیک منصوبوں میں چینی سرمایہ کاری 2015 تک 46 ارب ڈالر، تاہم وفاقی وزیر پلاننگ، ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارمز احسن اقبال، وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق اور صوبوں کے وزراء اعلیٰ کے 3 ماہ قبل چین کے دورے کے بعد یہ سرمایہ کاری بڑھ کر 55 ارب ڈالر تک پہنچ گئی تھی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کا کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن سسٹم کا براہ راست تعلق معاشی ترقی اور برآمدات سے ہے۔ سی پیک منصوبے کی کامیابی کا انحصار ٹرانسپورٹیشن سسٹم پر ہے۔ اس موقع پر خطاب میں سابق سیکریٹری خزانہ ڈاکٹر وقار مسعود نے کہا کہ چینی حکومت کے سی پیک منصوبے میں سرمایہ کاری کے ساتھ چین کا نجی شعبہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہا ہے جو سی پیک کے علاوہ ہے۔ ماہرین کے مطابق سی پیک کی تکمیل سے پاک چین اقتصادی رابطوں اور باہمی تجارت میں مزید استحکام آئے گا جس سے قومی برآمدات کے فروغ میں مدد ملے گی اور اقتصادی راہداری منصوبے سے چین کے علاوہ خطے کے دیگر ممالک کے ساتھ بھی اقتصادی رابطوں میں اضافے سے قومی معیشت کی ترقی میں مدد ملے گی۔ ازبکستان کی حکومت تقریباً 2 ملین دیہی گھروں کو مرغیاں اور لیموں کے درخت فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے تاکہ وہ اپنی مصنوعات فروخت کر کے روزگار کما سکیں۔ ازبکستان کی حکومت تقریباً 2 ملین دیہی گھروں کو مرغیاں اور لیموں کے درخت فراہم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد بے روزگاری کے خلاف مقابلہ کرنا اور معیشت کو فروغ دینا ہے۔ رواں سال کے اوائل میں عوامی تبادلہ خیال کے لیے شائع کیا گیا مسودہ دستاویز کے مطابق وسط ایشیائی ملک کی معیشت نہ صرف کسانوں کو ان کے خاندانوں کو پالنے میں بلکہ مصنوعات فروغ کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گی۔ کابینہ مخصوص کمپنیاں قائم کرنے کا منصوبہ بنا رہی ہے جو کہ پہلے گھروں کو مرغیاں اور چھوٹے پودے فراہم کریں گی اور پھر انڈے اور لیموں خریدیں گی جنہیں برآمد کیا جائے گا۔ گزشتہ سال نومبر میں حکومت نے کہا تھا کہ ازبکستان کی سالانہ اربوں ڈالر مالیت کی پھلوں اور سبزیوں کی برآمدات مضبوط روسی طلب کی بدولت بڑھ رہی ہے اور ملک مغرب سے درآمدات پر ماسکو کی پابندی سے مستفید ہو رہا ہے۔ ازبکستان کی 32 ملین آبادی کا تقریباً 2/3 حصہ دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہے اور حکومت کو ان لاکھوں لوگوں کو روزگار کی فراہمی میں مشکلات درپیش ہیں
जो कि गुज़िश्ता कई सालों में रूस से वापस लौटे हैं क्योंकि उसकी मईशत गिरावट का शिकार है। फरवरी में मुसव्वदा हुक्मनामे में बयान करदा हुकूमती मंसूबे में 8,50,000 घरों को फी घर 100 मुर्गियों की फराहमी और दीगर 1.07 मिलियन घरों और छोटे खेतों को 4.2 मिलियन लीमू के दरख्तों के लिए ग्रीन हाउसेस की तामीर में मदद करना शामिल है। बैंक मुलाजमीन घर घर जाकर लीमू के दरख्तों और मुर्गियों की खरीदारी के लिए कर्ज की पेशकश कर रहे हैं। कम आमदनी वाले घरों को मुर्गियां मुफ्त फराहम की जाएंगी। फरखाना इलाके में कुछ घरों ने पहले ही बैंकों से कर्ज ले लिया है। उनमें से एक 21 साला इकनॉमिक्स कॉलेज ग्रेजुएट गुलसोरा हसनावा है। साल के इब्तिदा पर उन्होंने कर्ज लिया और 300 मुर्गियां खरीदी। इस हवाले से उनका कहना था 2017 yil dekabr oyidan yanvar oyigacha 7 million miqdorda kredit oldim, 300 ta to'g' oldim। वो 2 माह में कर्ज वापस करने की उम्मीद करती हैं और मुर्गियों की तादाद 1000 तक बढ़ाने के लिए एक और कर्ज देने का इरादा रखती हैं। मलोहत शोमिरजेवा और उनके शौहर ने भी बैंक से कर्ज लिया। उन्होंने 100 मुर्गियां खरीदी और ग्रीन हाउस तामीर किया। इस हवाले से उन्होंने कहा Hozirgi kunda 300 ta to'g'imdan 250 ta 260 ta tuxum olyapman। Bir kunimga 100 ming 110 ming yaqin daromad olyapman। वो जल्द लीमू के दरख्त खरीदने का मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने खीरे के पौधे लगाए हैं। उज़्बेकिस्तान ने 2017 के अख्ताम तक 2 मिलियन लीमू के दरख्त फराहम करने के लिए तुर्की से मुआहिदा तय किया है। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की और मुतादिद मंसूबों पर अमल दरामद के लिए बांग्लादेश के लिए $4.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन का ऐलान कर दिया। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बुनियादी ढांचे की तरक्की और मुतादिद मंसूबों पर अमल दरामद के लिए बांग्लादेश के लिए $4.5 बिलियन की क्रेडिट लाइन का ऐलान कर दिया। मोदी ने अपनी बांग्लादेशी हम मनसब शेख हसीना के साथ मुज़ाकरात किए। दोनों अतराफ ने सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समेत मुतादिद शोबों में 22 मुआहदों पर दस्तखत किए। मोदी ने बांग्लादेश को मिलिट्री हार्डवेयर की खरीदारी के लिए 500 मिलियन कर्ज की फराहमी का भी ऐलान किया। ये इस नौयत का भारत और बांग्लादेश के दरमियान पहला मुआहदा है। इत्तलात के मुताबिक दिफाई मुआहदा चीन के बांग्लादेश के साथ बढ़ते फौजी ताल्लुकात को चेक करना है। भारत, जो कि कई दहाइयों से चीन के साथ कशीदा ताल्लुकात देख रहा है, बांग्लादेश समेत जुनूब मशरिकी एशियाई हमसायों के साथ बीजिंग के फौजी ताल्लुकात पर तशवीश का शिकार है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक 2009-2013 के दरमियान बांग्लादेश की असलहा खरीदारियों में चीन 82% का हिस्सेदार था, जिसने ढाका को दुनिया में चीनी हथियारों का तीसरा बड़ा खरीदार बना दिया। 2014 में बांग्लादेश ने चीन से 2 नए जंगी जहाज लिए। हसीना ने तकरीब में बताया कि दोनों अतराफ ने अस्करियत पसंदी के खिलाफ सिफर रवादारी का अहद किया और अपनी सरहदों को पुरअमन बनाने पर इत्तेफाक किया। भारत और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर तवील सरहद का इश्तराक करते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि माली साल 2017 और 18 का बजट 26 मई को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि बजट जल्द पेश किए जाने का फैसला रमज़ान की आमद को देखते हुए किया गया है, जबकि बजट की तैयारी भी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए की गई है। मुल्क की तारीख में पहली बार बजट जून के बजाय मई में पेश किया जाएगा। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ वज़ारतों के बजट में 5 से 7% तक इजाफे पर गौर किया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 10% तक इजाफा भी मुतवक्के है। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक 2013 में सबकी हिमायत से अदायगियाँ करना और कर्जे को सिफर पर लाना एक मुश्किल फैसला था। अगर ऐसा ना होता तो अब तक गर्दिशी कर्जों का हजम 720 अरब रुपए या इससे ज़ायद हो चुका होता। वाज़ेह रहे कि इससे कबल भी साबका हुकूमतें मई में बजट पेश करने के वादे कर चुकी हैं ताकि इस पर पार्लिमानी बहस के लिए माकूल वक्त मैसर आ सके, ताहम इसमें कामयाबी ना हो सकी। उर्दनी स्टार्टअप तमातम अरब दुनिया के लिए खेलों की ज़बान और सकाफत का तर्जुमा करता है। अमान की गेमिंग कंपनी तमातम ने अरब दुनिया के लिए एक वीडियो गेम बनाई है। ये वो मार्केट है जिसे तवील मुद्दत से नज़रअंदाज किया गया था। इस गेम में अरबी स्लोगन्स के साथ गाड़ियां बनाई गई हैं, जिसमें रेसर्स सहरा में शाहराहों पर उन्हें ड्राइव कर रहे हैं। इस हवाले से तमातम का कहना था أقل من 1% من المحتوى المتوفر على شبكة الإنترنت متوفر باللغة العربية، ولما بنبحث عن محتوى على أجهزة الهواتف الذكية بنلاقي إنه النتيجة أقل من 1% في هذا المجال.
في أكثر من 100 مليون مستخدم للهواتف الذكية في الوطن العربي، والرقم مرشح للارتفاع بسرعة كثير كبيرة. وحكينا إنه في فجوة كثير كبيرة في هذا الماركت، محتاج لحدا يجي يعبي هاي الفجوة. عندنا حب كثير كبير للألعاب والمحتوى العربي بشكل خاص، فقررنا نأسس شركة طماطم لردم الفجوة في هذا المجال. कंपनी न सिर्फ मकबूल बैनुल-अक़वामी गेमों अरबाइजिंग में महारत रखती है बल्कि ज़बान के तर्जुमे और उसमें मुतालिका मौसीकी, किरदार और सकाफ़ती हवाले डालने में भी माहिर है। इस हवाले से गेम डिज़ाइनर हनन सुरादी का कहना था, أحلى شعور لما ينزل البرودكت تبعك على مثلا أبل ستور أو البلاي ستور وتلاقي الناس عم بينزلوه وعم بيلعبوه، وأكتشلي هيك تشوفي ناس بالشارع يحكوا لك أنا عم بلعب لعبة طماطم، كتير شعور حلو. इस कंपनी के नौजवान मुलाजमीन अक्सर कम रोशनी के कमरे में नई गेमों जैसे कि तमातम की अपनी कार रेसिंग गेम शेक द मेटल पर टेस्ट करते पाए गए, जो कि मुतादिद नौजवान अरब अफराद के दरमियान मकबूल गैर मोहतात ड्राइविंग स्टाइल ड्रिफ्टिंग को तहरीक देती है। इस हवाले से चीफ टेक्निकल ऑफिसर डेविड जॉन डेविड का कहना था, मुल्तान में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से 3 रोज़ा ब्लू फेयर नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तान भर से ख़वातीन ने अपनी मसनूआत पेश की। मुल्तान में ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इश्तराक से 3 रोज़ा ब्लू फेयर नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का मकसद कारोबारी ख़वातीन की तैयार करदा मसनूआत की तशहीर और उनका ख़रीदारों से राब्ता करवाना है। ब्लू फेयर के नाम से मुनक़िद होने वाली 5वीं नुमाइश में पाकिस्तान भर से आई हुई दर्जनों कारोबारी ख़वातीन ने मसनूआत रखी हैं। उनमें हाथ की नफीस कढ़ाई के मलबूसात, दिलकश मसनूई ज़ेवरात, खूबसूरत बेडशीट्स, फ्लोर कुशन्स और सजावट की दीगर अशिया शामिल हैं। नुमाइश में शामिल ख़वातीन का कहना था कि उनकी मसनूआत को लोग पसंद कर रहे हैं और इसके इनेकाद से उनके कारोबार पर बहुत मुस्बत असरात मुरतब होंगे। मुंतज़मीन का कहना था कि तमाम कारोबारी मामलात ख़वातीन की तरफ से चलाए जा रहे हैं। यही इस नुमाइश को मुनक़्क़िद करने का मकसद था और हमने एक छत तले तमाम कारोबारी ख़वातीन को इकट्ठा कर लिया है। पिछले साल 72 स्टॉल से, जबकि इस साल 96 लगे हैं और यही इस नुमाइश की कामयाबी है। नुमाइश में मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखी गई मसनूआत ख़वातीन की तख्लीकी सलाहियतों का मुँह बोलता सबूत है और इस बात की गमाज़ी कर रही हैं कि हुनरमंद ख़वातीन अब अपनी पहचान बना रही हैं और उन्हें खुद मुख्तार होता देखकर ये कहना गलत न होगा कि अब पाकिस्तानी ख़वातीन पहले से ज़्यादा मजबूत, बाहिम्मत और माशी तौर पर मुस्तहकम हो रही हैं। नाज़रीन, यूथ फोरम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हर हफ्ते हम आपको यूथ फोरम में एक नौजवान जौहर काबिल से मुतारिफ कराते हैं, जो कि अपने अपने शोबों में अपनी मदद आपके तहत अपना लोहा मनवाने की अहलियत रखते हैं। और हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते भी हम आपको नौजवान मोहसिन राशिद का तारुफ कराएंगे, जो कि विलो आर्ट में बहुत जल्द अहमियत के हामिल बन गए। श्रीनगर में निशात टाउन से ताल्लुक़ रखने वाला नौजवान फनकार मोहसिन राशिद ने कागज़ के ज़रिए मकबूल विलो आर्ट को वादी में बहाल किया है। 18 साला नौजवान मोहसिन रशीद कागज़ के साथ जादू दिखा सकते हैं। विलो आर्ट लकड़ी पर दिखाया जाता है, लेकिन रशीद ने इस फ़न को तख्लीकी अंदाज से कागज़ पर मुंतकिल कर दिया है। मोहसिन ने सजावटी अशिया और रोज़मर्रा के इस्तेमाल की मसनूआत बनाते हुए इस फ़न को नई ज़िंदगी दी है। रिवायती कश्मीरी आर्ट, पेपर मैक और ओरिगेमी से हौसला अफजा होकर मोहसिन बड़ी महारत के साथ कागज़ के टुकड़ों को जोड़कर सजावटी अशिया बनाते हैं। ये बेकार कागज़ और अखबारों से भी अशिया बनाते हैं। वो यकीन रखते हैं कि ये कागज़ को दोबारा इस्तेमाल करने और कुछ फ़ायदेमंद चीज़ तख्लीक करने का बेहतरीन तरीका है। ओरिगेमी आर्ट के लिए तरबियत की ज़रूरत होती है, लेकिन मोहसिन ने ये पेचीदा काम अपनी मदद आप के तहत सीखा। इस हवाले से उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। विलो वर्क को मैंने चेंज किया है पेपर में, क्योंकि विलो जो हमारा मिलता है वो सिर्फ कश्मीर में ही मिलता है, तो सिर्फ कश्मीर वाले उसको बना सकते हैं। लेकिन पेपर का हम अगर देखें, पेपर दुनिया में हर किसी जगह मिलता है, चाहे वो गाँव हो, शहर हो, कोई भी इलाका हो, ज़िला हो, कोई भी, तो हर किसी जगह पेपर मिलता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि विलो वर्क से भी जो चीज़ें बनती है, जैसे शिकारा है, कांगड़ी है, बाउल्स है, बास्केट्स है या कुछ फिगर्स है, जो विलो वर्क से सिर्फ बनती है, उसको हम पेपर से भी बना सकते हैं और किसी भी जगह बना सकते हैं और कोई भी बना सकता है, तो वो भी विलो वर्क का मज़ा ले सकता है। मोहसिन इस कागज़ की दस्तकारी के साथ मज़ीद तख्लीकी मसनूआत तैयार करने का ख्वाब देखते हैं। इस नौजवान की ख्वाहिश है कि उनकी दस्तकारी कश्मीर के स्कूलों में एक मजमून के तौर पर मुतारिफ कराई जाए।
آئیے جانتے ہیں اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں جو میرا مطلب اپنی خواہش ہے کہ میں چاہتا ہوں سکولز میں آئے، سکولز میں ایز اے سبجیکٹ آئے، اگر ہفتے میں ایک ہی دن آئے گا تو بہت اچھا، ایک سکول میں ایک دن ہفتے میں، تو ہر کوئی بچہ جو انٹرسٹڈ ہوگا آرٹ میں وہ کچھ نیا سیکھے۔ کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کسی بچے کو پوچھتے ہیں کہ آپ کا آرٹ کیا بولتا ہے، یا پینٹنگ ہے یا کچھ ہے، لیکن کرافٹ میں یہاں پر زیادہ کچھ نہیں ہے۔ یہ نوجوان اس منفرد آرٹ ورک کے لیے پہلے ہی کئی ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد محسن کی زندگی آسان نہیں تھی اور اب وہ اپنے خاندان کے واحد کفیل بن گئے ہیں۔ اس کے لیے محسن نے ایک لمبا سفر طے کیا اور اب وہ بڑے پلیٹ فارم میں اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے کوشاں ہیں۔ اب ایک جائزہ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں ہونے والی ہفتہ وار کاروباری سرگرمیوں کا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹ میں اس ہفتے ملا جلا رجحان دیکھا گیا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز جاپان نکی انڈیکس 0.11% اضافے کے ساتھ 18,355.26، ہینگ سینگ 0.21% کمی کے ساتھ 24,261.66 پر بند ہوا، جبکہ شنگھائی اور تائیوان کے کاروباری حصص کی قیمتوں میں مندی کا رجحان دیکھا گیا۔ اور اب کرنسی ریٹس۔ یہ تھی اب تک کی خبریں ایشیا بزنس ویک نیوز میں۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے مزید خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان رجا خورشید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔